हेलो फ्रेंड्स, ये आपका सेट नंबर 2 है। ठीक है, दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि आपका जेएससी सीजीएल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो देखिए, सेट 1 आपको कल करवा दिए थे, ये सेट 2 है और कल संडे है तो आपका क्लास नहीं होगा। ठीक है, आज सेट 2 करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस है। ठीक है, इस 20 क्वेश्चंस में जैसे जैसे दरोगा का सेट बाय सेट क्वेश्चंस आया था 33 सेट, वैसे ही 20 क्वेश्चंस का आपका सेट चलेगा। इसमें सारे अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने रीजनिंग का 20 सेट आपको करवा चुके हैं, 20 क्लास ले चुके हैं, 20 क्वेश्चंस का दरोगा प्रीवियस ईयर का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने 30 लाइक का टारगेट दिया था, चलिए ऑलमोस्ट हो ही गया। इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, अगर देखिए ये 2 वे है, अगर मैं आप कुछ सीधा रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अगर आपके तरफ से रिस्पांस सही आता है तो ये कंटिन्यू रहेगा, जब तक एग्ज़ाम होगा आपका तब तक कंटिन्यू रहेगा। अगर आप जैसे कि देखो, अगर एफर्ट लगेगा कि नहीं एफर्ट बेकार है, फालतू है, तो क्यों करना, क्यों, अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइक, आपके कॉमेंट, आपके सब्सक्राइब ही मेरे मतलब है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, ये है क्वेश्चंस नंबर 1 आपका। यदि किसी कार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है तो लाभ या हानि बताएं। देखिए, मान लीजिए कि किसी कार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है। ठीक है, उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, तो कुछ ऐसा ले लीजिए आप क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 4, कितना, और विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है आपका, वो क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम 4 माने थे, तो ये 4 और ये 5/4 गुना, यानी कि हमारा एसपी जो सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो हो गया वो हो गया 5। हम सीपी माने, क्रय मूल्य माने 4, और हमारा एसपी कितना हो गया, ये 5। तो आप देख रहे हैं जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत यहाँ होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आपको कल फार्मूला बताए थे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कि एसपी में से सीपी घटा देंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/सीपी आएगा, यानी कि ये सीपी 4 और गुने 100, तो ये कितना हो गया कट के 25%। आपका क्या आ गया 25%, ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए बन जाएगा। 7 लड़कियों के आयु का औसत 14 वर्ष है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 गुने 14 98। एवं जब शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाता है, पहले 7 लड़की थी, अब इसमें एक शिक्षक और ऐड हो गया तो कितना हो गया 8। अब कितना हो गया औसत आयु 18, तो 18 को 8 से गुना करिएगा तो कितना हो जाता है 144। यही होता है ना 144। अब 144 में से अब बोल रहा है कि उस शिक्षक का आयु क्या है, तो 144 में से 98 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा, क्योंकि इसी में वो शिक्षक के कारण आया है, वही शिक्षक के कारण ये उसका टोटल में बढ़ोतरी हो गया है, और ये टोटल लड़कियों का है। तो अगर ये दोनों को घटा देते हैं तो हमारा शिक्षक की आयु निकल जाएगा। तो 144 में से 98 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 46। तो आपका आंसर कितना आएगा, डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये देखिए क्वेश्चंस है, यदि 3125 कितना है, 3125 के पावर में क्या है k, और ये है 1/125। आपको पता होगा कि 3125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर में 5, और यहाँ पे k है तो ये हो जाएगा 5k, और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में क्यूब। अगर क्यूब को पावर ऊपर ले जाना पड़ेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 5 के पावर 5k है, और ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो 5 के पावर में -3 हो जाएगा। आपको पता है कि जब बेस सेम होता है, ये देखिए 5 5 बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो 5 के बराबर हो जाएगा -3। तो k इजगल टू, अगर बेस बराबर नहीं होता तो ये नहीं होता, तो k इजगल टू क्या हो जाएगा -3/5। -3/5 देखिए आंसर है आपका, हाँ ये पहला ये नंबर है, ये लिखा हुआ है -3/5। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 8 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। आपका चतुर्थ समानुपाती निकालना है कि आपका जो
प्रोपोर्शनल जो चौथा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए अगर ऐसे ही लिखा आता क्वेश्चंस और ये पूछ देता कि यहाँ क्या होगा, तो भी आपको ऐसे ही बनाना था। ये आपका ऐसे क्वेश्चंस क्या बोलते हैं इस फॉर्म में है और ये वर्ड के फॉर्म में इसी को ऐसे लिखा है, वर्ड के फॉर्म मतलब कि इसको एक लाइन में लिख दिया है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 4/8, ये होता है आपका चतुर्थ, ये होता है आपका क्या चतुर्थ समानुपाती, ये हो गया तृतीया पूछता तो ये हो जाता पहला पहला दूसरा, ये होता है 4 और 8। तो ये इसको लिख सकते हैं 4/8 बराबर 12/x। देखिए फर्स्ट समानुपाती, सेकंड समानुपाती, थर्ड समानुपाती सबका निकालने का तरीका अलग है। चतुर्थ पूछेगा तब ऐसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 12×8 = 96 और बटे 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 24। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, या x समानुपाती y का है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने बोलेंगे हम आपको, तो कैसे ड्रॉ करिएगा, इसको अगर ऐसे करें, यहाँ अगर x है यहाँ y है, तो इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा कि जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, जितना x बढ़ेगा। वही कहने का मतलब है कि जो रिलेशन x के साथ है वही रिलेशन y के साथ होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ कंडीशन दे रखा है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है ना, तो अब दिया है कि x = 3 है और y = कितना है 6। इसका मतलब है अगर 3 को 2 से गुना करिएगा तो यहाँ पहुँच जाइएगा, मतलब जितना भी रिलेशन होगा ऐसा ही होगा, इसका ये 2 गुना होगा। तो अब पूछ रहा है कि y = 12 है, तो ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ 12 होगा। तो यहाँ रिलेशन देखिए 2 गुना का है, तो यहाँ कौन सा नंबर होगा जो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ 6 होगा। अगर तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से इसको बना दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राजा और आदित्य ने क्रमशः 24,000 और 52,000 का निवेश किया। वो 4 वर्ष के अंत में उन्हें इतना 38,000 रुपये का कुल लाभांश मिला। तो राजा का हिस्सा कितना है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि एक राजा पार्टनर है और एक आदित्य पार्टनर है। जैसे हम लोग भी या आप लोग भी दो पार्टनरशिप में अगर कोई दुकान खोलते हैं, मान लीजिए कि उसका खर्च आया 1,00,000 रुपया, ठीक है, उस दुकान का, और किसी ने 60,000 रुपया दिया, किसी ने 40,000 रुपया दिया। अब बाद में अगर उसका प्रॉफिट आया 10,000 रुपया, तो जो 60,000 रुपया वाला दिया है उसको प्रॉफिट 10,000 में, वो 10,000 के हिसाब से 6,000 मिल जाएगा, और जो 40,000 रुपया दिया है उसको 4,000 रुपया मिलेगा। मतलब कि जैसे नहीं देखते हैं कि गाड़ी खरीदे तो बोलता है तुम्हारा कितना कितना पैसा है, तो नहीं बोलता इसका 10 पैसा है, उसका 25 पैसा, उसका 8 आना, उसका पूरा गाड़ी है। मतलब कि जैसे जैसे उसमें वो इन्वेस्ट किया है वैसे उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको वैसे ही मिलेगा। तो यहाँ है जो राजा है वो 24,000 का इन्वेस्ट किया, 24,000 का, और वो और जो बांटेगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि जो दुकान का है, मान लीजिए कि 1 साल के बाद प्रॉफिट बांटना है या 4 साल के बाद प्रॉफिट बांटना है, तो वही यहाँ टाइम दिया हुआ है कि 4 साल के लास्ट में बांटता है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। फिर जो है 52,000 रुपया किसका है, आदित्य का, ये भी 4 साल के बाद बांटता है। अब देखिए अगर ऐसा लिखता कि आदित्य 3 साल के लिए रखता है और राजा 2 साल के लिए रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ मल्टीप्लाई करते। यहाँ लिखा हुआ गया है कि 4 वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये 24,000 4 साल तक रहा, इसका 52,000 4 साल तक रहा, और इन लोगों को फायदा कितना हुआ 38,000। अब इसको हम रेशियो से निकाल लेते हैं। देखिए ये 4 इधर से कट जाएगा, ये 3 0 कट जाएगा, 6 चौका 24 और 13 क्या इसमें कट सकता है, 6 चौका 24, अगर काटेंगे तो 24,000 और 52 है यहाँ पे, तो 4 से अगर काटें, 4 छक्का 24 और 13 चौके 52। तो देखिए राजा और आदित्य का जो है ना वो 6:13 में वो इन्वेस्ट कर रहा है, इसको अनुपात में बना दिए, ठीक है। अब टोटल कितना अनुपात हो गया 19, 13 और 6 19, और फ़ायदा कितना है 38,000, टोटल फ़ायदा कितना है 38,000। तो एक रेशियो का बराबर कितना हो गया, एक अनुपात का 2,000, ठीक है, 2,000 हो गया। तो बोल रहा है कि लाभांश का राजा का हिस्सा कितना होगा, तो राजा कितना रेशियो में इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, 6 के रेशियो में, तो 6 दूना 12, कितना हो जाएगा आपका 6 दूना 12,000 यही पूछता कि आदित्य का लाभांश कितना होगा, तो 13 दूना 26,000, ठीक है।
तो इसका 26 हो जाता। आदित्य का क्यों हो जाता, क्योंकि देख सकते हैं ना ये 24,000 दिया है, ये 52,000 दिया, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा दिया है। तो जब इसको 12,000 मिल रहा है तो 2 गुना से ज़्यादा फायदा इसको आदित्य को मिलेगा अगर कॉमन सेंस यूज करते हैं तो। ठीक है, तो राजा का पूछा था तो हो गया 12,000, आदित्य का पूछता तो हो जाता 26,000। इसको कुछ नहीं करना था आपको। देखिए 24,000 इन्वेस्ट किया, एक 52,000, 4 वर्ष के अंत में, मतलब टाइम 4 साल तक का दोनों का पैसा रहा। अब इसको दोनों का क्या किए कि रेशियो में निकालने के लिए, छोटा टर्म बनाने के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो, इसको काट कूट दिए, मतलब आ गया 6:13 में। तो टोटल लाभांश हुआ 38,000। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो 19 रेशियो 38,000, एक रेशियो 2,000। तो राजा का 12,000 और आदित्य का 26,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से 17.2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 850 रुपया बढ़ जाती है, तो उनकी वार्षिक आय कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को देखिए आप, क्वेश्चंस क्या है, देखिए 850 रुपया बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है वो 6% से उसका कितना हो गया, 17.2% हो गया। तो जो ये दर बढ़ा उसी के कारण ये 850 रुपया बढ़ा। तो कितना दर बढ़ा, ये बढ़ा 17.2% माइनस 6% बराबर 850। इसी परसेंट के कारण ये 850 बढ़ा है। ठीक है, तो अगर इसको निकालेंगे हम तो ये आज इसको मल्टीप्लाई लेंगे या कुछ करेंगे, मतलब कि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5/2%, और ये है 850। ठीक है, तो 1% अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 1% इस 5 से ये कट जाएगा 170, और ये 2 से गुना कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 340 होता है ना, 170 गुने 2 340। तो 1% बराबर 340। तो कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ उसकी जो वार्षिक आय होगी वो कितनी, 100% अगर निकाल दें तो कोई भी जो इनकम होता है वो हमेशा मेरा 100% होता है, उसी में कुछ खर्च करते हैं तो इतना बचा उतना बचा। तो अगर आय मतलब पूछा जा रहा है तो 100% जो होगा कोई भी चीज़ वही उसका आय होगा। तो 1% 340, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 34,000। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कहने का मतलब था इस क्वेश्चन में कि 6 से 17.2% के जो बढ़ा ब्याज उसका, उसी के कारण उसका 850 रुपया वार्षिक आय बढ़ गया। ठीक है, तो कितना बढ़ने के कारण इतना बढ़ा, तो इस दोनों 5 मतलब 2.5% बढ़ने के कारण एक तरह से बोल सकते हैं, घटाने के बाद इसका 850 रुपया बढ़ा। तो इसका 1% निकाल लिए, देखिए यहाँ से 1% आया 340। तो इस अगर आय होता है हमेशा 100% में, तो इसको कितना हो जाएगा, ये आपका 34,000 रुपये। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये नहीं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एस आई का फार्मूला लिखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है, एस आई का फार्मूला लिखिएगा, SI = P/R/T। अब देखिए दोनों बढ़ने के कारण आर जो पी और टी को सेम रखिएगा। ठीक है, और आपको क्या करिएगा, एक बार 6 लिखिएगा, एक बार इसको लिखिएगा, और दोनों में घटाइएगा, और ये घटा के क्वेश्चन यही दिया हुआ है आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर वही कट कुट के आपका आ जाएगा पी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जो रेशियो मेथड से बताया उसी से क्वेश्चंस बनाइए। ये क्वेश्चंस है आपका मल्टीप्लिकेशन का है, और ये कुछ जोड़ घटाव का क्वेश्चंस है। ये आपका होमवर्क रहा। कम से कम 20 लोग तो कमेंट करिए इसका, तो मुझे कंटिन्यू करने में वीडियो अच्छा लगेगा कि हाँ आपका रिस्पॉन्स है। तो इसका आपको बस देखते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, और ये कुछ डेसिमल वाला है, तो आप इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अभिमन्यु किसी कार को अकेला, कोई काम है, अभिमन्यु जो है वो किसी काम को, इसको भी जैसे हम बताते हैं वैसे ही समझिए। ठीक है, अभिमन्यु किसी काम को अकेला 8 दिन में समाप्त कर सकता है। इफ़िशियंसी एक छोटा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है। इफ़िशियंसी जो होता है, क्या होता है इफ़िशियंसी, देखिए अगर आप एक दिन में, मतलब आप 1 घंटे में 2 रोटी खाते हैं, तो 2 घंटे में कितनी रोटी खाइएगा, 4 रोटी खाइएगा। तो आपका जो 1 घंटा में 2 रोटी खाने का क्षमता है वो आपका इफ़िशियंसी क्या क्षमता है। मतलब कि आप अगर एक घंटे में 2 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 5 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़िएगा। तो जो एक का होता है ना वो इफ़िशियंसी होता है आपका, एक के रेस्पेक्ट में। तो
आप 1 घंटे में 2 किलोमीटर जो दौड़ते हैं वो आपका एफिशिएंसी, आपका क्षमता है। अगर आपका क्षमता 1 घंटे में 2 किलोमीटर दौड़ने की है तो आप 5 किलोमीटर दौड़ दीजिएगा, तो आप 10 किलोमीटर दौड़िएगा 5 घंटे में। तो आप बोलेगा कि 5 घंटे में आपके कार्य करने की क्षमता कितनी है, आप 5 घंटे में कितनी कार्य कर सकते हैं, तो आप 10 किलोमीटर दौड़िएगा, यही आपका कार्य हो गया। आप दौड़ना भी तो एक काम है। तो आपको पूछे कि आपकी अगर इफ़िशियंसी 2 है तो आप पाँच घंटे में कितना कार्य करिएगा, तो आप 10 किलोमीटर दौड़ दीजिएगा, यही आपका कार्य है। तो आप बोलिएगा हाँ, हम 10 किलोमीटर अब मेरा कार्य हुआ 5, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अभिमन्यु किसी कार्य को अकेला 8 दिन में कर सकता है। ए फॉर अभिमन्यु कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। उसी कार्य को अकेला 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। कौन, रजनीश। हाँ, रजनीश जो उसी कार्य को अकेला 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यदि दोनों मिल जाए, एक जो आदित्य अभिमन्यु है वो 8 दिन में, रजनीश जो है 12 दिन में, बोल रहा है अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम को कर देगा, है ना। देखिए, जब ऐसा केस हो, दोनों का दिन दिया हो, तो आपको एक वर्क निकालना पड़ेगा। तो ऐसा वर्क निकालना पड़ेगा जो दोनों में से कॉमन हो। तो 8 और 12 में से हमेशा वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लीजिएगा आप। तो 8 और 12 का एलसीएम 24 आएगा। आप लेके देख सकते हैं 8 और 12, ठीक है। आप ऐसा नज़दीक का टर्म लीजिए जो दोनों से कट जाए, ठीक है। आप एलसीएम लेते रह जाइएगा। आप ऐसा नज़दीक का टर्म लीजिए जो दोनों से कट जाए। तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, तो 8 तिया 24 हो गया ये, और ये 12 दूना 24 हो गया। मतलब जो अभिमन्यु की काम करने की इफिशियंसी है वो 3 है। अभिमन्यु एक दिन में 3 काम करता है, और जो रजनीश है वो एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। ये कितना काम करता है, 2 काम। तभी तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है आदित्य की, तभी तो वो 8 ही दिन में काम को कर दे रहा है। 24 काम हो गया। निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। अगर यहाँ पे एक और आ जाता है तो तीनों का एलसीएम लेंगे, चौथा आ जाता है तो चारों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिए, रजनीश है जो उसकी इफिशियंसी 2 है, तभी तो वो 12 दिन ले रहा है, देख रहे हैं। मतलब जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है वो काम करने में कम समय लेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम है वो काम करने में ज़्यादा समय लेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपकी इफिशियंसी अगर 2 रोटी खाने की है और किसी की इफिशियंसी 4 रोटी खाने की है, तो वो ज़्यादा रोटी खाएगा, है कि नहीं। तो देखिए, तो अब क्या हो गया, अगर ये दोनों को मिला दें तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में ये जो है आदित्य अभिमन्यु वो 3 काम करता है, और रजनीश जो एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिल के कितना काम करेगा, 5 काम। दोनों का एफिशिएंसी अगर दोनों बोले के जाओ, दोनों गड्ढा खोदो दोनों मिल के, तो ये दोनों मिल के कितना काम कर देगा, 5 काम। तो ये टोटल काम है 24, और एक दिन में ये 5 काम करेगा। तो इतना ही समय लगेगा, 24/5, इतना ही दिन लगेगा पूरा काम करने के लिए। आपका आंसर जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सूरज किसी काम को अकेले 6 दिन में समाप्त कर सकता है। सूरज जो है वो किसी काम को अकेले 6 दिन में समाप्त कर सकता है। किसी काम का बात हो रहा है ना। मान लीजिए कि टोटल जो काम है, वो टोटल वर्क है आपका, वो कितना है, एक्स है, ठीक है। टोटल काम आपका एक्स है, और ये एक्स को करने के लिए कितना दिन लग रहा है, सूरज किसी काम को, ये सूरज जो है वो कितना दिन ले रहा है, 6 दिन। ये सूरज जो है वो 6 दिन ले रहा है टोटल किसी काम को, काम नहीं पता। सूरज किसी काम को, टोटल काम मेरा एक्स है, उसको 6 दिन में करता है, समाप्त कर। उसने उस कार्य को 3 दिन तक किया। देखिए, वो पूरा कार्य को कितना कर सकता था, वो 6 दिन में पूरा कर सकता था, और वो क्या किया कि 3 दिन किया। तो 3 दिन किया, मेरा कहने का मतलब है कि आप एक घर को 20 दिन में बना सकते हैं। आप 10 दिन काम किए, मतलब आप आधा काम कर दिए होंगे, 10 दिन और काम करिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आधा मतलब x/2 काम वो 3 दिन में किया, है ना। मतलब बोल रहा है ना, देखिए कि उसने कार्य को 3 दिनों तक किया। तो 3 दिनों तक किया मतलब कितना किया, आधा काम किया होगा, क्योंकि वो पहले ही बोल रखा है 6 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। और शेष कार्य को राजू ने 14 दिनों में समाप्त कर दिया। अब देखिए, शेष कार्य क्या बचा, टोटल काम था x, और वो 3 दिन तक सूरज किया। तो x माइनस एक्स बटे दो, ये काम जो बच गया, कितना बच गया, x/2। ये काम बचा रह गया, क्योंकि वो 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, और वो 6 दिन में कर सकता था पूरा काम को। तो अब आधा काम बच गया। तो बोल रहा है कि शेष कार्य मतलब कौन सा, ये x/2, यही शेष कार्य है। ये जो शेष कार्य है राजू 14 दिनों में समाप्त किया। ये जो शेष कार्य है वो राजू कितना दिनों में समाप्त किया, x/2 कार्य को राजू 14 दिन ले लिया,
ठीक है, एक्स कितना ले लिया, राजू 14 दिन ले लिया समाप्त। तो राजू इसी कार्य को मतलब यही जो टोटल काम कितना था एक्स, इसी कार्य को अकेले दिनों में समाप्त कर सकता है। तो जब वो आधा काम को 14 दिन में किया और x/2 और पूरा काम करना है इसको राजू को, इसी कार्य मतलब एक्स को करना है। तो जब x/2 को 14 दिन ले लिया जो बचा हुआ कार्य था, तो पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, x = 28 दिन लेगा। आप बताइए कि जो आधा काम छोड़ के चला गया था सूरज, वो x/2 छोड़ के गया था, और उसी x/2 को क्या बोल रहा है, शेष कार्य को 14 दिनों में समाप्त किया राजू ने। तो राजू ने जब शेष कार्य को 14 दिनों में समाप्त किया, तो इसी कार्य को मतलब कि पूरा कार्य को करने में कितना समय लगेगा, जब आधा को 14 दिन में तो पूरा 28 दिन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस समझना था कि देखिए एक टोटल काम x मान लेते हैं, ये 6 दिनों में कर सकता था, लेकिन कौन, सूरज, लेकिन क्या किया, वो 3 दिन में छोड़ दिया, मतलब 3 दिन में आधा काम करके गया। अब आज जो काम बच गया, मतलब कितना बच गया, ये दोनों में घटा देंगे तो x/2 काम बच गया। अब ये 2 काम बच गया, वो राजू 14 दिनों में करता है, तो पूरा काम जो x है उसको करने में कितना दिन लगेगा, 28 दिन लगेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चंस था, तुरंत बन जाता। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 11 की ओर। देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चंस है। ठीक है, क्यों है देखिए आपको बताते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या है ना कि कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस में, बस थोड़ा समझने का फिर है। कैसे समझेंगे इसको, देखिए कि आप सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि ट्रेन और ये पोल होता है, ट्रेन का जो खंभा होता है और जो ये प्लेटफॉर्म होता है, उसमें क्या क्या रिलेशन है। देखिए ये मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए कि ये बिजली का पोल है, ये इसका जो ट्रेन की जो लंबाई है वो मान लीजिए 1 मीटर है, ट्रेन की लंबा 1 मीटर है। तो पूछेगा आपसे कि जब ये ट्रेन इस पोल को पार करेगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। देखिए पोल का जो ट्रेन के सामने जो होता है ना, वो नेग्लिजिबल मतलब कि नाम मात्र का, मतलब इसकी मतलब ये कितनी दूरी होगी, ये कुछ नहीं होगी। तो वो ये जो पोल का डिस्टेंस है वो ट्रेन वाले में काउंट नहीं होता। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल लंबाई 1 मीटर का ही रह जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई है 1 मीटर ही रह जाएगा। अगर यही केस आएगा कि एक ट्रेन जो है वो जिसकी लंबाई 1 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म है ये, इस प्लेटफॉर्म का मान लीजिए कि p है लंबाई, इसको पार कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस बोले या लंबाई बोले एक ही बात है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्रेन वही लंबाई मतलब जो लंबाई हो जाता है जो उसमें जुड़ता है। देखिए तो अगर प्लेटफॉर्म का केस आ जाएगा तो ये टोटल डिस्टेंस लंबाई जो हो जाएगा 1 + p हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म आप भी गए होंगे प्लेटफॉर्म पे, तो आप उस प्लेटफॉर्म को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो लंबा होता है, 200-400 मीटर का लंबा होता है ये। ठीक है, या तो कहीं कहीं 1-2 किलोमीटर का भी होता है। ठीक है, तो ऐसा इसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अब पोल के किस में बिजली का खंभा गड़ा हुआ है, कितना होता है आप भी देख सकते हैं, आपके आसपास बिजली का खंभा हुआ, उसके ट्रेन के सामने उसकी दूरी को हटा दी जाती है, मतलब उसके काउंट नहीं होती है। तो ये जब पोल का बात करें तो आप ट्रेन का समझ लीजिए कि वही दूरी है, अगर इसका प्लेटफॉर्म का बात करें तो समझ लीजिए कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस में जुड़ जाएगा। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1 मीटर है, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर है, किसी खंभे को आ गया ना, किसी खंभे को t1 सेकेंड में किसी खंभे को t1 सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए आपको फार्मूला पता होगा, ये खंभा का केस इधर क्या है, इधर है आपका खंभा का केस, यानी कि पोल लिख देते हैं, इधर पोल का केस है और इधर आपका क्या है, प्लेटफॉर्म का केस है। देखिए पोल को अगर खंभा को पास कर रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा, मिटाएंगे जगह कम पड़ जाएगा। तो डिस्टेंस आपका दे दिया है 1 मीटर, कौन सा, जो ट्रेन की लंबाई वही डिस्टेंस है, स्पीड हमको नहीं पता है। ट्रेन का स्पीड वही रहेगा जिस समय वो पोल को पार करेगा या खंभा को पार करेगा, और वही स्पीड रहेगा जिस समय वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो दे दिया है t1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड क्या आ गया, 1/t1, S क्या आ गया, 1/t1। अब आइए प्लेटफॉर्म के पास। अब बोलता है तथा किसी p मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, p मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को t2 सेकेंड में पार करती है, तो d इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब देखिए d यहाँ पे क्या है,
डी आपको क्या है, 1 मीटर आपका ट्रेन का है, और प्लेटफॉर्म के केस में आपको बताए थे पी दे दिया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस 1 प्लस पी। स्पीड हमको निकालना है, नहीं पता, क्योंकि यहाँ भी प्लेटफॉर्म पोल के लिए यहाँ भी स्पीड सेम रहेगा और यहाँ प्लेटफॉर्म के लिए भी स्पीड सेम ही रहेगा, क्योंकि ट्रेन एक ही स्पीड से या तो बिजली के खंभा पार करे या तो प्लेटफॉर्म को पार करे, वो एक ही स्पीड रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ 10 से पार कर रहा है वहाँ 5 से पार कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपका, टाइम कितना लिया, t2 सेकेंड, तो स्पीड निकाल दीजिए, तो 1/p/t2 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये स्पीड और ये स्पीड बराबर है, हम इस दोनों को इक्वेशन को बराबर करेंगे। यहाँ तक लिख लिया, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन बन गया। अभी दोनों को बराबर अगर करेंगे तो 1/t1 बराबर हो जाएगा आपका, क्या था, 1+p/t2, क्योंकि दोनों के केस में स्पीड बराबर होगा, पोल और प्लेटफॉर्म के केस में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो t2/t1, एक सेकेंड, हाँ सॉरी आ गया, t2/t1, ठीक है, t2/t1 बराबर हो जाएगा 1+p। अब क्या हो जाएगा, अगर p निकालेंगे यहाँ से तो p इक्वल टू हो जाएगा t2/t1 माइनस में 1, कुछ नहीं खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा t2 माइनस t1/t1, क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए, बस ये आ गया, p बराबर ये मेरा आ गया। तो यहाँ पे p क्या है, देखिए p क्या है, किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, किसी तथा किसी p मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब p मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आ गया, t2 माइनस t1/t1, ये आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब इसको फिर मिटा रहे हैं, ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्वेश्चंस क्या पूछा है, हम देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई p कितना निकाल चुके हैं, p आपको निकाल चुके हैं t2 माइनस t1/t1, ये निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस बस क्या किया है, आपको बन गया क्वेश्चंस, यहाँ देख आप आंसर देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या किया है, तो बोल रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या, मतलब इस ये पूछ दिया आपको, मतलब कि ऐसा कुछ उलझाने के लिए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब क्या, p, यही तो है, मान लीजिए यहाँ x है, और ये क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 मीटर, ये 1 हो गया, मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये लिख देते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर ये जो खाली स्थान है ये गुने रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब कि ट्रेन की लंबाई यहाँ लिख देते हैं, ट्रेन की लेंथ, यही तो क्वेश्चन है आपका। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप कितना निकाल चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे p निकाल चुके हैं ना आप, p ही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहाँ निकाल चुके हैं आप t2 माइनस t1/t1, और इसको मान लेते हैं x यहाँ पे, और ये 1 है, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 1 है ना, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई यहाँ दे दिया गया है, ट्रेन की लंबाई 1, ठीक है, गुने ट्रेन की लंबाई यहाँ ये पूछा गया है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, जो खाली स्थान पे है वो यही तो है, x को x गुना करिएगा तो यही हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस केवल आपको उलझाने के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई आपका क्या होता है, 1 होता है। इस क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट वही था, पोल और प्लेटफॉर्म का, एक जगह से स्पीड यहाँ से पोल के लिए निकाल लीजिए, यहाँ से आप प्लेटफॉर्म के लिए निकाल लीजिए, दोनों का स्पीड बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, बस कुछ नहीं था। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। अब देखिए इस फिर आ गया ये क्वेश्चन, समझने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अधिधारा के अनुदिश, अनुदिश क्या होता है कि धारा के साथ, आप भी बोटिंग करते होंगे ना, तो आप देखिएगा जब बोटिंग करते हैं, अगर मान लीजिए धारा मतलब कि धारा मतलब क्या, पानी के जो मतलब स्पीड है वो ज़्यादा हो जाता है, तो आपका बोट का स्पीड बढ़ने लगता है, मतलब नाव का। अधिधारा का अनुदिश मतलब, अनुदिश मतलब धारा के साथ, धारा के दिशा में, ठीक है, मतलब धारा भी इधर बह रहा है, आपका बोट भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। और धारा आपका अगर इधर, धारा आपका इधर है और आपका बोट का स्पीड इधर है, ठीक है। ये देखिए एक केस आपका ये हो गया कि धारा और धारा हो गया ये, है ना, और ये हो गया आपका नाव, दोनों का स्पीड, दोनों का मतलब जो चाल है वो एक दिशा में है। अब देखिए, अब यहाँ दिया गया है दूसरा में, देखिए विपरीत विपरीत है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितना है, मतलब धारा इधर है, ये धारा है, और ये नाव है, ठीक है, तो ये हो गया एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो आप बताइए एक चीज़ कॉमन सेंस से, कि आप धारा में आप बोटिंग कर रहे हैं, आपका जो आप इधर से चल रहे हैं, और आपका बोट जो है धारा का ये रहा, आपका स्पीड इधर ज़्यादा है, और आपका जो है नाव है जो इधर है। तो आप बताइए, नाव अगर धारा का स्पीड, अगर धारा का स्पीड, ध्यान से सुनिएगा, नाव से ज़्यादा हो जाए,
मतलब धारा का जो स्पीड है वो नाव की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो नाव तो पलट जाएगी, तभी नाव एक्सीडेंट होता है। क्योंकि आप चल ही नहीं पाइएगा, आप इधर आ रहे हैं, धारा आपको उधर ले जा रहा है, आप 10 से जा रहे हैं, ये 50 से स्पीड चल रहा है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाइएगा? वो आपको पीछे उलट देगा, पीछे मुड़ गिर जाइएगा, बह जाइएगा। लेकिन अगर वही है कि नाव अगर आपका इधर 50 है और इधर आपका 30 है, तो आप 20 के स्पीड से इधर आ जाइएगा, आप चल सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम u प्लस भी लिखें तो ये होता है नाव की चाल। क्या होता है? नाव की चाल। और ये होता है धारा की चाल। अगर धारा के अनुदिश बोलेगा तो u प्लस भी करेंगे, तो धारा का अनुदिश कितना है? 18। और धारा के विपरीत कितना है? u माइनस भी। माइनस क्यों किए? 12। माइनस क्यों किए? आपको अभी दिखाए थे डायग्राम में क्यों माइनस किए, क्योंकि वो विपरीत है। तो ये नाव का है और ये धारा का है। आप बताइए, ये धारा हमेशा माइनस में कम ही होगा, ये जो नाव का चाल है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्यों हमेशा ज़्यादा होगा? क्योंकि हमें एक्सीडेंट उलटना नहीं है, क्वेश्चंस में है, मतलब मरना नहीं है, हमें नाव की स्पीड जो है वो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो u माइनस भी आपका 12 है विपरीत दिशा में, इसको ऐसे लिखते हैं। आपको क्या पूछा गया है? तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी मतलब भी पूछा है। इस दोनों को जोड़ दीजिए आप, अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो भी कट जाएगा आपका। क्या होगा? भी कट जाएगा और u 2u आ जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 18 12 30 आ जाएगा। तो u बराबर आ गया 15। तो u क्या है? नाव की चाल। आपसे नाव की चाल नहीं पूछा है, आपकी धारा की चाल पूछा है। तो u बराबर अगर 15 रख देते हैं इक्वेशन 1 में यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 18 में से 15 चला जाएगा 3। आपका क्या आ जाएगा? 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आप जल्दी से 15 नहीं मार दीजिएगा, नीचे आंसर है, क्या पूछा है वो दीजिए। आप इतना कंसेप्ट इसलिए दिए आपको कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो ही नहीं कि धारा और नाव का है। अब मान लीजिए आपको स्पीड निकालना आ गया, अगर आपको डिस्टेंस दे दिया है कुछ, तो आप उस फार्मूला पर बैठा के निकाल सकते हैं। अगर टाइम पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो नाव और धारा की है ना, यही कॉन्सेप्ट है आपका। कहीं भी कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए आप, आपको यही कॉन्सेप्ट को गोल गोल घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनाएगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चंस उठा लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो ये कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, फिर से बता देंगे। यार अगर एफर्ट आपको सही लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, अगर 100 लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम 40-50 लोग लाइक करिए। अगर आप लोग लाइक करते ही नहीं है तो हमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। आप देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्वेश्चंस को टाइप करो, सेलेक्ट करो, उसको सॉल्व करो, फिर आपको बनाओ, उसका मतलब रूट क्वेश्चंस में क्या है समझाने वाला, फिर आपको बताओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है। ये नहीं है जीके जीएस साइंस की तरह के ऑप्शंस बता के आपको निकल गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको एफर्ट सही लगता है, अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप मतलब क्या बोलते कमेंट नहीं करेंगे, आप लाइक नहीं करेंगे, तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, 80 का 85%, 80 का 85%। हम ज़्यादा आपको कभी नहीं बोलते हैं, कभी कभी हो जाता है जब अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है तो बोलना पड़ता है। 80 का 85% गुने 60 का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, 60 का 100%, 30 का फिर मतलब प्रतिशत है, मतलब तो 100 आ जाएगा। कितना होगा? यही इसका बस बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर इसको काटिएगा तो आ जाएगा 12.24, बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही आना चाहिए 12.24। अगर दूसरा आएगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 14 की ओर। 14 की ओर क्या है देखिए, एक संख्या को 50 से गुना करने की बजाय गलती से 50 से विभाजित कर दिया गया। मतलब मान लीजिए एक संख्या x था। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए था? एक संख्या को 50 से गुना करने के बजाय 50 से गुना करना चाहिए था। 50 से गुना करता तो 50x हो जाता, वो भागा दे दिया तो x/50 हो गया, यानी कि ये गलत संख्या हो गया और सही होना चाहिए था ये सही संख्या हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस में तो पूछा जा रहा है, तो परिणाम में इसका लगभग कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यही परिवर्तन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आप क्या करेंगे, इसको आप निकाल देंगे। 50x में आप x/50 को घटा देंगे, कितना चेंज हुआ पहले वो तो देखिए। ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा, नीचे 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500x। देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन फास्ट करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, और नीचे 50, वरना वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो लंबा लगता है तो आप बोल सकते हैं, हम आपको 10-10 क्वेश्चंस का सेट दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, 2499x हो जाएगा और बटे 50, ये आपका आ गया। ये दोनों का डिफरेंस मतलब कि
इतना का रिजल्ट में डिफरेंस पैदा कर दिया। अगर 50 एक्स मतलब गुना करता 50 से तो इतना ज़्यादा आता, लेकिन वो 50 से भागा दे दिया तो इतना रिजल्ट में कम आ रहा है। तो ये आपका डिफरेंस पैदा कर दिया आपका रिजल्ट में। अब पूछ रहा है क्या प्रतिशत में, मतलब कितना प्रतिशत में वो मतलब किया, तो सही नंबर से नीचे से डिवाइड कर देंगे और गुने 100 कर देंगे। इस जो नंबर आया डिफरेंस वाला, सही नंबर कितना है 50x, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, गुने 100 कर देंगे। यही नियम होता है इसमें। जो नंबर आया परिवर्तन वाला चेंज करके, तो ये परिवर्तन वाला जो चेंज करके आया, जो माइनस करके निकाले, बटे सही नंबर, ठीक है, और गुने में 100, तो यही आपका आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। आपका क्या आ गया था चेंज करके, 2499x बटे 50, और वो सही वाला कितना था, इसको हम मतलब 50x था, इसको लिखेंगे 50x, इससे इस नीचे लिखना पड़ेगा हमें, गुने 100। ये देखिए एक जीरो x से x कट जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं ना। यहाँ 100 है, नीचे कितना है 25 है। ठीक है, तो देखिए इसको नहीं काटिए क्योंकि 100 से आपको भागा देने में काम आएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इसको ऐसे करिए, x से x कट गया, यहाँ 0 है, यहाँ डबल 0 है, ये 5 और ये 5 बचे 25, 25 चौके 100, ये कट जाएगा, नीचे बच गया 2 जीरो। इसको 4 से गुना कर दीजिए ऊपर वाला का, तो कितना आ जाएगा 996 बटे 2 जीरो नीचे यानी कि 100, इसको करिएगा तो 99.96 आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको जो 50x आना चाहिए था उसमें आ गया x बटे 50, दोनों का डिफरेंस ले लिए, वो डिफरेंस आ गया, ये सही नंबर से उसमें बटे सही नंबर गुने 100 आ गया परसेंटेज में। अगर मान लीजिए ये जो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर बोल देता कि नंबर x है, उसको क्या करना चाहिए था, 5 से गुना करना चाहिए था। ठीक है, 5 से गुना करना चाहिए था, समझ लीजिए 10x मान लीजिए, 5 से गुना करना चाहिए था। अब वो क्या किया कि 5 से भागा दे दिया। ठीक है, तो 50x आना चाहिए था, अब वो क्या किया भागा दे दिया, तो कितना आया 5 दूना 10 2x, तो ये हो गया 48x ऊपर में आएगा, और नीचे सही कितना आना चाहिए था 50 गुने 100। तो ये ऐसा ही है, उसमें थोड़ा सा डिजिट थोड़ा सा लंबा आ रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, तो मान लेते हैं कि 100 सेब थे, आप x बना के बना सकते हैं। वह 60% से बेच दिया, तो 100 में से अगर 60 बेच दीजिएगा तो बचा कितना 60, 40 बचा। 100 का 60% कितना होता है 60, तो 60% बेच दिया, बचा कितना 40% बचा, नहीं 40 सेब बचा। अभी उसके पास 2800 बचे हुए हैं, तो ये जो 40 बच रहा है वो 2800 के बराबर है। किसके बराबर है 2800 के बराबर है। वही पूछ रहा ना कि अभी भी 2800 बचे हुए हैं, तो ये 100 में से 60% बेच दिया तो 40 बचा, ये 40 है जो 2800 के रेशियो में आप बराबर कर सकते हैं। तो वो तो आप एक का कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो 4 7 28, मतलब 70 आ गया। कितना आ गया 70। तो वही पूछा जा रहा है कि उसके पास सेब कुल कितना था, तो कुल कितना माने थे 100, तो 1 का 70, तो 100 का 700, 70 पे डबल जीरो हो जाएगा। 1 का 70 वैल्यू, तो 100 का 100 माने थे ना, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 100 का इधर, 7000 आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर। अगर आपको x मानना है तो देखिए, मान लीजिए उसके पास टोटल कुछ सेव था x, 60% बेच दिया, बचा कितना 40%, तो x का 40% बराबर 2800, यही बच रहा था। अब इसी को कर दीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो और 4 7 28 70, x बराबर 7000, बस कुछ नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसमें देखिए क्या करना है आपको। इस क्वेश्चंस में क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है, इस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस है इजी। कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको या तो 25 पैसे में सबको बदल दीजिए, या तो 50 पैसे में सबको बदल दीजिए, या तो फिर सबको रुपया में बदल दीजिए, तभी ये क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, देखिए एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्के हैं, 25 पैसे के 800 सिक्के हैं, लिखते जाइए 25 पैसे के 800 सिक्के हैं। तो इसमें कितना रुपया है 25, अगर 25 पैसा मतलब चवन्नी, आपके पास 800 चवन्नी आ जाए तो आप कितना रुपया बोलिएगा। अगर 800 को 4 से भागा दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपया है, मतलब कि 200 रुपया है आपके पास टोटल। 800 चवन्नी मतलब 200 रुपया। 50 पैसा का आपके पास कितना है 1600 है, तो आपके पास कितना रुपया है। इसको अगर 2 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास पता चल जाएगा कि 50 पैसा का अगर पास 1600 सिक्का है तो आपके पास 800 रुपया है।
ये क्या हो गया, रुपया है। अब बोला जा रहा है कि अधिक 25 पैसे के 13%, 25 पैसे के 13% और 50 पैसे के 28%। तो 25% के 13% यानी 200 का 13% कितना होगा, 200 का 13% प्लस में कितना, 50 पैसे का 28%। तो 50 पैसे का 28% मतलब 800 का 28%। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको, तो 13 दूनी 26, ये आ गया 26 में यहाँ। अब इधर प्लस होगा 28 अट्ठी कितना हो जाएगा, 38 64 का 4 बाकी में 6, 8 8 दूनी 16 और 6 22, यही होगा। 224 और 26 कितना हो गया, 250, कितना हो गया 250। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि यदि 25 पैसे के 13% सिक्के, 50 पैसे के 28% सिक्के निकाल दिया जाता है, तो निकाल दिया जाता है, निकाल दिए 200 का 13% कर दिए और 800 का 28% का मतलब 250 रुपया निकल गया। कितना निकल गया, 250 रुपया। अब चल इसको रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए। 250 रुपया निकल गया, 250 निकल गया, निकाल दिया जाता है। तो बैग में निकाले गए पैसे के प्रतिशत की गणना करें। तो निकाले कितना, 250 और टोटल था कितना, 1000। तो 1000 नीचे प्रतिशत निकालना है, जो टोटल था वो नीचे आ जाएगा। 1000 कैसे था, 25 पैसे वाला कितना आ रहा था, 25 पैसे वाला आप देखे नहीं कि 200 रुपया था और 50 पैसे वाला कितना 800 था, तो दोनों को जोड़िएगा तो 1000 नहीं हुआ। तो ये निकाले कितना 250 और था कितना 1000 और गुने 100, ये आ गया प्रतिशत में। तो कितना हो जाएगा ये, 20 से 20, 1 से 1 25% आपका ये हो जाएगा। अगर यही पूछता कि पैसा जो बचा है उसका प्रतिशत कितना है, तो बचा कितना 250 निकालिए तो 750 ऊपर आ जाता। बचा हुआ का पूछता तो 750 बटे 1000 गुने 100। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा फिर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। लड़का लोग का तो पता ही होगा, लड़की लोग अगर कार्ड नहीं खेलती होगी तो उसको नहीं पता होगा। देखिए कार्ड जो होता है, ताश जिसको बोलते हैं, गड्डी, जो प्लेइंग 11 जो मतलब सॉरी जो प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड, या तो ताश बोलिए या ताश की गड्डी बोलिए या पत्ता बोलिए, पत्ती बोलिए, जो बोलना है आपको। उसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने, 52 पत्ते। इसमें से 26 आपका क्या होता है, 26 आपके ब्लैक होते हैं और 26 आपका क्या होते हैं, रेड होते हैं। कितना होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक है, 26 रेड होते हैं। इस 26 में से 13 जो होता है वो शायद डायमंड या चिड़ी कलर का जो उसको बोलते हैं, और इसमें भी वही होता है 13 मतलब इसमें होता है 13 और इसमें होता है 13। लाल पान काला पान जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। तो वो बोला है कि 3 लाल पत्ते 2 काले पत्ते खाने के क्या संभावना है, निकालने का होगा यहाँ, क्या होगा यहाँ, निकालने की क्या संभावना है, मतलब उसमें खींचने मतलब उसमें निकालने की क्या संभावना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा इस क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है जितनी संभावना है ऊपर और टोटल जो होता है आपका वो नीचे। तो आपका क्या बोला गया है, 3 लाल पत्ते, तो 26 लाल है तो आपको 3 निकालना है। तो 26 C3 NCR होता है ना, NCR अगर निकालने की बात है तो NCR, अगर अरेंजमेंट करने की बात है तो NPR। तो यहाँ निकालने की बात हो रही है, गुने। ठीक है, गुने। अब 2 काले पत्ते, तो 26 काला होता है, 26 काला में से 2 निकालना है, तो 26 2 और टोटल कितना होता है 52। अब 52 में से आपको कितना पत्ता निकालना है, 3 काला निकालिएगा और 2 लाल 3 लाल निकालिएगा और 2 काला, तो 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये लाल निकालने का, ये काला निकालने का, ये नीचे टोटल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 17 का ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दूसरे पासे पर 3 से बड़ा अंक आने की क्या संभावना है। देखिए पासा किसको बोलते हैं, लूडो जो खेलते हैं ना आप, लूडो गोटी जो खेलते हैं वही होता है पासा। तो लूडो में जो पासा में जो होता है, ठीक है, कैसे ड्रॉ होता है यार वो भूल गए हम। ठीक है, जैसे जो होता है पासा का, ठीक है, ड्रॉ तो करते थे पहले, कैसे भूल गए पता नहीं। नहीं ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो वो पासा जो होता है आपका, उसमें 6 पोजीशन होता है, 1 से लेके 6 तक। अगर 2 पासा फेंका गया है तो टोटल जो संभावना है जो आने की वो 6 गुनी 6 हो जाएगा, 36 संभावना है आने की। तो इस 36 संभावना में से 2 पासों को एक साथ फेंकने पर
मतलब दूसरे पासा पर, पहला पासा पर नहीं, दूसरे पासा पर 3 से बड़ा अंक आने की क्या संभावना है? तो 3 से बड़ा क्या होता है? 4, 5, 6। तो दूसरे पासा पर 4, 5, 6 आने की क्या संभावना है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। मान लीजिए कि पहला पासा में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये पहला पासा में है। लेकिन दूसरा पासा में हमें 4, 5 और 6 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4, 5, 6। वही बोल रहा है ना, दूसरे पासे में एक के साथ कुछ भी एक पहला पासा में 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आएगा चलेगा। लेकिन दूसरे पासा में 3 से बड़ा आना चाहिए। 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6 ही आना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए पहला पासा में 1 आया, तो दूसरे पासा में 4 आएगा। ठीक है, तभी होगा। दूसरा पासा में मतलब पहले पासा में, मतलब यही पहला पासा में इसमें 2 आ गया और इसमें 4 आ गया। फिर इसमें 3 आया, इसमें 4 आ गया, इसमें 4 आया, इसमें 4 भी आ गया पहला में, दूसरा में। फिर 5 आया इस पहला में और दूसरा में 4 आया। फिर 6 आया और दूसरा में 4 आया। इसी तरह देखिए, अगर दूसरे फिर पहला में अगर 2 आया, ठीक है, मतलब 1 आया और फिर ये 5 आ गया। इसी तरह 2 आया, 5 आ गया। फिर पहला ये जो है आपका, ये इधर देख लीजिए, ये जो आपका है ये पहला पासा है। पहला पासा में कुछ भी आ सकता है, दोनों एक साथ फेंका जा रहा है ना। और जो दूसरा पासा है यहाँ हमेशा 4 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये देखिए 4 से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ भी 5 आ रहा है, फिर 5 आएगा, इसी तरह 6 आएगा। मतलब अगर इसको अरेंज किया जाए तो टोटल 18 संभावना आने की है। एक देखिए, एक के साथ एक जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ देखिए एक बार 4 आ सकता है, सब जगह 4, 4 आ सकता है। फिर एक बार 5, 5 आ सकता है, फिर एक बार 6 आ सकता है। क्योंकि हमेशा टोटल 36 संभावना होता, लेकिन पहले ही हटा दिया कि 3 से बड़ा चाहिए। तो 3 से तो 4, 5, 6 ही बचा। पहला में 6 संभावना, दूसरे में 3, ये 6 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 6 तिया 18। तो टोटल संभावना जो है, हम आपको इतना डिटेल में लिख के दिखाए ताकि आप समझ पाएँ। तो आने की संभावना है 18 और टोटल संभावना है 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन अगर, तो फिर हम आपको डिटेल बता देंगे। ठीक है, वैसे डिटेल बता ही दिया, आपको कुछ करना ही नहीं है। 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, इसी तरह फिर 5, फिर 6, तो 18 संभावना बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि 10x = 12/5 है तो sin x बटे cos x का वैल्यू क्या मान निकालें। यहाँ बटे नहीं होगा, क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई है। sin x इंटू cos x पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 10 आपको पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी p बटे b, परपेंडिकुलर बटे बेस। p बटे b, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो ये दिया है आपका लंब बटे आधार 5। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है p, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, p² प्लस b² का अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा आपका 169। तो 169 का अंडर रूट 13। वैसे भी आप ये देखिएगा 12, 5, वहीं आप समझ लीजिए हाइपोटेनस 13 होगा। इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरा h कितना आ गया? 13। ठीक है, तो देखिए अभी tan थीटा कितना था? tan थीटा बोले या tan x बोले 12.5, 12/5। ये क्या है? p, ये क्या है? b, और हम निकाल लिए h बराबर 13। पूछा जा रहा है sin x, तो sin x इंटू कॉस एक्स। तो sin x बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना निकाले? 13 गुने cos x क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ? b मतलब बेस जो है 5 और कर्ण निकाल लिए 13। 12, 25, 60, 169, 13, 13, 169। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी अच्छा क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलिए आपको समझाते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। क्या है कि एक घोड़े एक खंभे से एक रस्सी के सहारे बंधा है। एक घोड़ा जो है वो खंभे से रस्सी के सहारे बंधा है। मान लीजिए कि एक खंभा है और यहाँ रस्सी लगा हुआ है, ऐसे ये रस्सी है और यहाँ पे घोड़ा एच जो है उसका गर्दन है, घोड़ा छाप देते हैं। ठीक है, ये घोड़ा हो गया, इसका गर्दन यहाँ बंधा हुआ है, ऐसे करके बंधा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए, घोड़ा ऐसे सीधा है, जो एकदम ऐसे नहीं है, रस्सी ऐसे ऐसे नहीं है, घोड़ा सीधा रखता है रस्सी को खींच के। ठीक है,
रखते हुए एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है। और वो क्या करता है, वो एक वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है, वृत्तीय कक्ष में घूमता है, तब वह 35 मीटर की दूरी तय करता है। अगर मान लीजिए कि ये वृत्तीय कक्ष पर ऐसे घूम रहा है तो वो 35 मीटर की दूरी तय करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ 35 मीटर होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ उसका 35 मीटर हो गया। तो और केंद्र से उसका जो बना, यहाँ से यहाँ आने में वो कितना 60 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो रस्सी की लंबाई, तो ये लंबाई पूछा जा रहा है। ये रफ आइडिया हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस, ये रहा आपका सर्कल। तो जगह कम पड़ रहा है, 1 मिनट। यही तो दिक्कत होता है ना मोबाइल रिकॉर्डिंग में, लाइव आने का ऑप्शन ही नहीं है जब तक 1K सब्सक्राइबर नहीं होगा। ठीक है, देखिए लाइव आने का, पढ़ाने का मज़ा ही अलग है। ये देखिए, ये हो गया आपका सर्कल, ये आपका यहाँ यहीं ड्रॉ कर देते हैं इधर। चलिए, ये हो गया आपका सर्कल, थोड़ा सा छोटा कर देते, 1 सेकंड। हाँ, ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, ये 1 सेकंड, घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। ठीक है, घोड़ा जब यहाँ बंधा हुआ है खंभा के सहारे से, तो सीधे रखता है, मतलब घोड़े रस्सी को सीधे रखता है और वृत्तीय कक्ष पे घूमता है, वृत्तीय कक्ष पे घूमता है। तो ऐसे करके यहाँ बंधा हुआ है और ये वृत्तीय कक्ष पे घूम रहा है। वह 35 मीटर घूमा, मान लीजिए 35 मीटर यहाँ आ गया, क्या है ये 35 मीटर घूमा, यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए 35 है, ये 35 मीटर घूमा और तो दूरी तय करता है। तो केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ जो रस्सी बंधा हुआ है वो केंद्र से कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो रस्सी की लंबाई क्या है, तो ये जो लंबाई है, ये ब्लू कलर वाली ये लंबाई पूछा जा रहा है आपका, ये लंबाई। ठीक है, तो आप बताइए ये त्रिज्या नहीं है, जब ये घूम रहा है एक समान ऐसे, तो वो त्रिज्या ही है। आप ये त्रिज्या अगर निकाल दीजिएगा आर, तो आपका रस्सी की लंबाई निकल जाएगा। यही तो क्वेश्चन था, इसीलिए तो वो सर्कल मतलब क्या बोलते हैं, खंबे की रस्सी के सारे बंद, वृत्तीय कक्ष क्यों यूज किया, क्योंकि हमें त्रिज्या ही निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे इसमें, जब 60 डिग्री का कोण बनाता था तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाता है इसमें, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। आपको पहले भी बता चुके हैं, जब ये सर्कल होता है तो इसका डिस्टेंस जो होता है, ये इसका परिधि ही टोटल डिस्टेंस होता है। कोई भी वृत्तीय कक्ष का परिधि क्या होता है इसका 2πr। लेकिन ये इतना ही घुमा था ना, 60 ही घुमा था। तो इस 60 को कितना, θ/360 डिग्री, तो थीटा कितना है 60 बटे 360, और ये कितना है 2π 22/7 बटे r हमें निकालना है। और ये d कितना है आपका, d 35 दे दिया है। बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको काट दीजिएगा, 60 रकम 1, 60 6 यहाँ आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 11 11 का। तो अब इसको गुना, 35 तिया इधर आ जाएगा, 35 तिया इसको 3 से गुना कर दीजिए, 35 गुने 3, और इधर क्या आ जाएगा 11 यहाँ बच गया, 2 यहाँ 22, ये आपका आ जाएगा, आर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको कैलकुलेशन करिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 33.4 आपका आंसर आएगा, ये नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसका आंसर ये होगा। इसका फार्मूला जो होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। आपका जो ये 60 डिग्री का कोण बनाता था यहाँ लेना था, और आपका ये जो डिस्टेंस है ये 35 दे दिया है। ठीक है, चलते हैं अब, चलो क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे, आपको अगर थोड़ा सा समझ में आए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो अंदर से एनर्जी मिलता है और आपको पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं तो लगता है कि हाँ चलो कुछ हो रहा है, आपके लिए कुछ और अच्छा करते हैं। ठीक है, देखिए अगर सब कुछ सही रहा, अगर ऐसे ही सब चीज़ चलता रहा, तो हम आपको करवाएंगे इसको, मैथ करवाने के बाद आपको साइंस भी करवा देंगे। ठीक है, कुछ दिन में, और साइंस भी इससे अच्छा करवाएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए।